नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग UPSSC पेट की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हम लोग इतिहास के बारे में जान रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शिवाजी के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सब हेडिंग डाल लीजिएगा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय। ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय। तो मैं ब्रिटिश राज्य के अभ्युदय से पहले बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ये लोग सभी यूरोपीय थे और यूरोपीय में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद में डच आए थे और इसके बाद में ब्रिटिश आए थे। और पुर्तगालियों में सबसे पहले वास्को डी गामा आया, ये आपको याद रखना है। और ब्रिटिश में कौन आया था उसके बारे में आज चर्चा करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बात आती है कि 1597 में एक व्यक्ति आया, या प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल भारत आया। अब बात आती है क्यों भारत आया। तो उस समय जो है भारत में जो है डच और पुर्तगाली लोग व्यापार कर रहे हैं और यूरोप में धीरे धीरे ये समृद्धशाली देशों की गिनती में आने लगे हैं। तो अंग्रेजों ने या ब्रिटिशों ने सोचा क्यों ना हम भी जो है पूर्वी देशों में व्यापार करें, जिसके चलते सबसे पहले 1597 में प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल भारत आया। उसने यहाँ पे देखा किस प्रकार से पुर्तगाली अपना व्यापार कर रहे हैं, किस प्रकार से डच लोग अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करने जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम लोग जो है यहाँ पे आके अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करें। इसके चलते जॉन मिल्डन हॉल पुनः जो है ब्रिटेन जाता है, या कह सकते हो ब्रिटिश जाता है, और वहाँ पे कोशिश करता है कि क्यों ना हम भी एक कंपनियाँ बनाएं। तो जितने भी इनके साथी थे सभी ने मिलकर एक कंपनी स्थापित की 1599 में। 1599 में एक कंपनी स्थापित करी, ईस्ट इंडिया कंपनी। वास्तव में एक्चुअल में इसका ईस्ट इंडिया कंपनी नाम नहीं था, बाद में इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी होता है। तो आपको ज़्यादा विस्तृत पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे देखो 1599 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इसको 31 दिसंबर 1600 को परमिशन दे दी महारानी एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ ने जो है इस ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए एकाधिकार दे दिया। महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए एकाधिकार दे दिया गया। अब क्या होता है, यह कंपनी जो है बनके तैयार हो गई और इसमें जो है कुल जो है 24 निदेशक मंडल थे। 24 निदेशक थे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालन करेंगे। अब क्या होता है, लगभग में 1608 में प्रथम इनका राजदूत आता है हाकिंस। और अगर पूछा है हाकिंस किस जहाज से आया था, तो रेड ड्रैगन या हेक्टर भी बोला ऐसा जाता है, इससे आता है। ये जो है पत्र लेकर आया था अकबर के नाम से, लेकिन पहुंचा था ये कहाँ, जहांगीर के दरबार में पहुंचा। वहां पे इसने परमिशन मांगी जहांगीर से कि हमें जो है कोठी लगाने की अनुमति दी जाए, जिसके चलते क्या होता है 1608 से 9 के बीच में एक कंपनी बनना शुरू होती है मसूलीपट्टनम में। अब मसूलीपट्टनम में कोठी बनना स्टार्ट हुई, परंतु क्या होता है वहाँ पे पुर्तगाली आते हैं, वो कहते हैं हम लोग यहाँ पहले से कोठी लगाएं, आप इनको परमिशन क्यों दे दिए। तो इसलिए ये तो आ गई पहली कोठी, कह सकते हो फर्स्ट कोठी यहाँ पे कह सकते हो। लेकिन ये कैसी थी, ये अस्थायी, पूछा है अस्थायी फैक्ट्री कहाँ थी, तो मसूलीपट्टनम में, क्योंकि काम शुरू हुआ था उसके बाद में बंद हो गई थी पट्टनम। इसके बाद में स्थायी फैक्ट्री बोला जाए, स्थायी फैक्ट्री तो हम लोग बता देंगे सूरत में।
ये आपको याद रखना है। प्रथम कोठी मसूलीपट्टनम, अस्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, स्थायी सूरत में। कहानी क्या है कि 1608 में हाकिंस आया था, इसको जहांगीर ने अपने दरबार में भी रखा था, क्योंकि हाकिंस जो है द्विभाषी व्यक्ति था। इसके चलते हाकिंस ने परमिशन मांगी, परमिशन जहांगीर ने दे दी, लेकिन वहाँ पे लोगों ने विरोध किया तो परमिशन फिर ले ली गई, लेकिन कोठी बनना शुरू हो गई थी, इसलिए प्रथम कोठी पूछी जाती है मसूलीपट्टनम। फिर जो है जब कोठी बनना बंद हो गई तो वही आ गई अस्थायी की गिनती में। इसके बाद में स्थायी फैक्ट्री सूरत में लगती है 1613 की तरफ। अब क्या होता है, 1608 में हाकिंस आया था और 1611 में पुनः वापस चला गया, पुनः वापस चला गया। इसके बाद में क्या होता है, 1615 में कौन आता है, टॉमस रो। टॉमस रो जो है भारत आता है और ये जो है 1619 में पुनः भारत चला जाता है। और ये आया था, उसके बाद में सरमन थे उनकी अध्यक्षता में भी एक शिष्टमंडल भारत आया था 1617 की तरफ, तो उसके बारे में भी जानेंगे। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग ये बता रहे हैं कि टॉमस रो जो है 1615 में आया, 1619 में चला गया है, कोठी भी 2 बनकर तैयार हो गई हैं। अब बात आती है अकबर के समय की, वो औरंगजेब की, तो क्योंकि इधर जो है जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में औरंगजेब गद्दी पर बैठता है, जहांगीर के बाद में शाहजहां के बाद में औरंगजेब जब गद्दी पर बैठता है, तो वहाँ पे कहानी थोड़ी गंभीर ये हो जाती है कि उस समय औरंगजेब ने जो है जजिया कर शुरू कर दिया था अंग्रेजों पे, फिर उसका विरोध हुआ। उसके बाद में ऐसी घटना हुई कि अंग्रेजों ने लूटपाट करना शुरू कर दिया, जिसके चलते औरंगजेब ने फिर उनको भगा दिया था। वो कहानी आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको मोटा मोटा आंकड़ा याद रखना है। इसके अलावा एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि 1715 में जॉन सरमन की अध्यक्षता में शिष्टमंडल भारत आया। अब शिष्टमंडल में ही जो हैमिल्टन था वो भी आया था, और क्या होता है 1717 में उस समय शासक था जिसका नाम था फर्रुखशियर, उसको एक फोड़ा हो जाता है, तो यहाँ के जितने भी डॉक्टर थे उसको सही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो शिष्टमंडल के साथ जॉन सरमन के साथ जो वैद्य आया था जो हैमिल्टन, उसने क्या किया था, उसने जो है जो फर्रुखशियर था उसका फोड़ा सही कर दिया था, जिसके चलते फर्रुखशियर ने शाही फरमान जारी किया कि आप कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। वहीं से कह सकते हो भारत की हीन दिन दशा शुरू हो जाती है। तो लिखना है 1717 फर्रुखशियर ने शाही फरमान दिया, शाही फरमान। और शाही फरमान में क्या था, कर मुक्त व्यापार। वैसे भारतीय इतिहास में या भारतीय इतिहास में जो आधुनिक भारत है वो पूरा अंग्रेजों से ही संबंधित है। तो अगर आप अंग्रेजों के लिए पढ़ना बैठ जाएंगे तो आपको बहुत दिन लगेंगे पढ़ते हुए अंग्रेजों के टाइम। तो आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आंकड़ा याद रखना है। 1717 में फर्रुखशियर ने शाही फरमान जारी किया और कर मुक्त व्यापार। इसके बाद में 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। यहाँ से अंग्रेजों की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, तो वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं इसको एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि हम लोग पढ़ रहे थे ब्रिटिश राज का विदय। इसमें मैंने बताया था कि यूरोपीय लोग जितने भी ब्रिटिश थे यूरोपीय थी। यूरोपियों में सबसे पहले वास्को डी गामा आया, फिर पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों में वास्को डी गामा, इसके अलावा डच आए, फिर ब्रिटिश आए। ब्रिटिश में सबसे पहले प्रथम अंग्रेज 1597 में जॉन मिंडलहाल भारत आया, और 1599 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी नाम नहीं था, नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन मर्चेंट ऑफ द लंदन, ये थी कंपनी का नाम। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी आपको नाम याद रखना है क्योंकि बाद में इसका नाम शार्ट हो जाता है। इसके बाद में 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ जो 15 वर्षों का एकाधिकार दे देती है इस कंपनी को कि आप पूर्वी देशों में व्यापार कर सकते हैं। इसके चलते क्या होता है, 24 निदेशक मंडल की स्थापना की जाती है, जिसमें सदस्य या कह सकते हो, ये लिख सकते हो, निदेशक मंडल की स्थापना की गई जिसमें जो है 24 सदस्य थे। इस तरीके से याद रखें। 1707 या 8 की तरफ एक राजदूत भेजा जाता है, हाकिंस, जो रेड ड्रैगन या हेक्टर नाम जहाज से भारत आता है, और वो जहांगीर के दरबार में पहुंचा। पूछा जा सकता है किसके नाम का पत्र लेकर आया था, तो अकबर के नाम के, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय जो है अकबर जो है यहाँ का शासक था। लेकिन अब 1605 में अकबर की मृत्यु जब हो जाती है तो उसका पुत्र जहांगीर गद्दी पर बैठ जाता है। 1608 में आया था और 1611 में पुनः वापस चला जाता है। इसके बाद में 1608 और 9 की तरफ जो है मसूलीपट्टनम में प्रथम कोठी बनना शुरू होती है, परंतु किन्हीं कारणों से कोठी बनना बंद हो जाती है, इसलिए उसको अस्थायी श्रेणी की फैक्ट्री की गिनती में रख दिया जाता है और स्थायी फैक्ट्री पूछा जाए तो सूरत में। इसके बाद में 1615 में टॉमस रो भारत आया जो 1619 में पुनः वापस चला गया। ये एक प्रकार की शराब लेके आया था, क्योंकि जहांगीर
ये जितने भी मुगल शासक थे ये जो है नशे में ज़्यादा लुप्त रहते थे। इसके अलावा 1715 में जॉन सरमन की अध्यक्षता में शिष्टमंडल भारत आया। इसी में जो है एक व्यक्ति आया था जिसका मैंने नाम अभी बताया था, हैमिल्टन जो वैद्य था। इसने क्या किया था, फर्रुखशियर का जो है फोड़ा सही कर दिया था, जिसके चलते उसे फर्रुखशियर बहुत ज़्यादा खुश हुआ था और एक शाही फरमान दिया था कि आप जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। धीरे धीरे अंग्रेजों का यहाँ पे वर्चस्व बढ़ गया और इसके साथ ही धीरे धीरे जो है जब 1757 का प्लासी का युद्ध होता है, फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, फिर उधर निजाम को हराते हैं, सिखों को हराते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी पूरी यहाँ पे पकड़ मजबूत कर ली थी। उसके बाद में आप सभी को पता है कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था वहाँ से मराठों की भी स्थिति खराब हो गई थी, निजाम भी हार गए। इसके अलावा जो तुम्हारे दक्षिण की ओर जो टीपू सुल्तान वगैरह थे ये भी हार गए थे। इस प्रकार से धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आ जाता है कि अंग्रेज पूरे भारत पर कब्जा कर लेते हैं। फिर क्या होता है, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब अंग्रेजों से पल्ला छूटा है, लेकिन तब भी बहुत दिन तक अंग्रेज यहाँ रहे हैं, लेकिन अब भारत अपना आज़ाद है। तो बस हम यही पढ़ेंगे ब्रिटिश राज के विषय में, इतने पॉइंट है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।